ये लड़ाई इमरान खान के लिए कम, इसमें बाइडन और ट्रंप की लड़ाई होती हुई ज्यादा दिखाई देती है। ट्रंप की जो दोस्ती है वो मोदी जी से ज्यादा है या इमरान खान से ज्यादा है। इनको तो वो पैरों की जूती की तरह रखता है इमरान खान को, लेकिन जूती भी जरूरी होती है ताकि पैर गंदे ना हो। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से। और आज हमारे साथ मौजूद हैं सुमित जैन जी, जिनसे बातें करेंगे, बहुत सारी अलग अलग चीजों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार जी। सुमित जी, कई सारी चीजें हैं जो हमारे आस पड़ोस में हो रही हैं, तो सारी चीजों पर मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूंगी। पाकिस्तान की बात हो, बांग्लादेश की, अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान पे पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें 70 से ज्यादा लोग अब तक खबर आ चुकी है। पहले 46 लोगों के मरने की खबर थी, अब 71 के आसपास लोग मारे जा चुके, जिसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे रहे। और उससे गुस्साए तालिबान ने रिटेलिएशन की कसम खाई और उधर से 15,000 तालिबान ट्रूप्स पाकिस्तान के ऊपर हमले करने के लिए चल पड़े। तो अफगानिस्तान भी अब पाकिस्तान पे हमला कर सकता है, ये बड़ी खबर है। साथ ही साथ हम अगर बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश में जो रोहिंग्या कैंप्स उसमें आग लगाई गई। भारत में रोहिंग्यास को बसाने के लिए हालांकि अब क्रैकडाउन चल रहा है, दिल्ली हो या अलग अलग छोटे बड़े शहर, सब जगह और अलग अलग ठिकानों पर जितने भी इलीगल रोहिंग्या है, बांग्लादेशी, सबको निकाला जा रहा है। तो वहां पे आग लगाई जाती है तो कोई चूचा नहीं होती। भारत में अगर इलीगल्स को भी हटाने की बात की जाती है तो हंगामा हो जाता है, एक की बात। और तीसरी बात ये कि ट्रंप के तरफ से पाकिस्तान के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, उनके सपोर्ट में ट्वीट्स आती है। उनके जो करीबी लोग हैं उनकी तरफ से फ्री इमरान खान ट्विटर पे ट्वीट किया गया पिछले 3-4 दिन पहले। तो काफी कुछ हो रहा है। इन सारी चीजों को अगर मिला जुला कर देखें तो क्या पाकिस्तान में कुछ हम रिजीम चेंज देख सकते हैं? हमने बांग्लादेश में तो देखा, एक बार हो चुका है, पहले ट्रंप की वापसी हुई है, क्योंकि ट्रंप और इमरान खान नजदीकी माने जाते हैं। क्या इमरान खान ट्रंप के साथ साथ इमरान खान की भी वापसी हो जाएगी? सबसे पहले अहमर जी, अब 2-3 मुद्दे हैं पाकिस्तान को लेकर। इतना आसान नहीं है जो हो रहा है। ये लड़ाई इमरान खान के लिए कम, इसमें बाइडन और ट्रंप की लड़ाई होती हुई ज्यादा दिखाई देती है। इमरान खान तो बहाना है। दूसरी बात, इसका भारत के साथ भी डायरेक्ट कनेक्शन है। मैं आपको समझाता हूं कि चक्कर क्या है। मगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रंप की जो दोस्ती है वो मोदी जी से ज्यादा है या इमरान खान से ज्यादा है, तो आपको आंसर बड़ा क्लियर है कि ट्रंप की दोस्ती मोदी जी से है। इनको तो वो पैरों की जूती की तरह रखता है इमरान खान को, लेकिन जूती भी जरूरी होती है ताकि पैर गंदे ना हो। अब इसके लिए इमरान खान जरूरी क्यों है? अगर आपको याद होगा, लास्ट टाइम जब हाउडी मोदी हुआ था, उससे पहले हमने ये इमरान खान गया था अमेरिका में, और वहां पर ये बोल के आया था कि भाई मैं तो वर्ल्ड कप जीत कर आया हूं। ऐसे लग रहा है इसको ट्रंप को मिलने के बाद जैसे कि वर्ल्ड कप जीता है। और उसके वर्ल्ड कप जीतने के एक हफ्ते के बाद हमने 370 और 35A को दफना दिया था परमानेंटली। आपको याद होगा, उसके बाद इमरान खान चू नहीं करी, उसने कुछ भी नहीं किया भारत के खिलाफ। क्यों? क्योंकि पीछे से अंकल सैम ने बोल दिया था, बेटा अगर तूने कुछ किया तो तेरी ऐसी तैसी मैं फेर दूंगा। अब दोबारा से ट्रंप ने बोल दिया है कि इमरान खान को रिलीज किया जाए। दैट मीन्स कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा काम या तोहफा वो मोदी जी को देने वाले हैं, क्योंकि मोदी जी, उनकी टीम ने बहुत अच्छी तरह से ट्रंप को सपोर्ट किया इस बार इलेक्शंस में। मैं आपको याद है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कई ऐसे आरएसएस के लोग हैं जो मेरे टच में हैं, जो अमेरिका में हैं। उन्होंने बोला कि ओपनली आरएसएस ने कैंपेनिंग करी है इस बार ट्रंप के लिए। तो ट्रंप उस चीज को भुला नहीं पा रहा है, और इसीलिए उनकी टीम में आपको ज्यादातर हिंदूज भी जो या भारतीय हैं वो उनकी टीम में हैं। अब तोहफा क्या है? तोहफा तो कुछ बड़ा ही देंगे ट्रंप, इसलिए इमरान खान का बाहर निकलना जरूरी है। पहली बात तो ये होगी कि ट्रंप इमरान खान को वही काम के लिए बाहर निकाल रहे हैं जिसके लिए हमने भी इमरान खान को पैसे दिए थे, और उसने हमें वादा किया था वो पाकिस्तान के 3 टुकड़े करेगा। बाकी मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, एज फार एज लड़ाई ऑफ बाइडन एंड ट्रंप इज कंसर्न, यू हैव टू अंडरस्टैंड, बाइडन चाहते हैं कि इस एरिया में लड़ाई हो। अगर आपको याद होगा, 2 महीने पहले 5 नवंबर के बाद मैंने आप ही के साथ शो में कहा था कि बाइडन चाहते हैं कि यहां पर कोई न्यूक्लियर बॉम्ब गिर जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि इमरजेंसी की सिचुएशन क्रिएट हो जाए। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई शुरू होती है तो इमरजेंसी हो जाएगी, क्योंकि 2 न्यूक्लियर कंट्रीज आपस में लड़ रहे हैं। और इसके साथ क्या होगा कि ट्रंप
प्रेसिडेंट नहीं बनेंगे 20 जनवरी के बाद। डीप स्टेट भी यही चाहता है किसी तरीके से ट्रंप प्रेसिडेंट ना बने। अब उन्होंने मुनीर को प्रेशर किया कि तुम भारत से पंगा लो। आपको मालूम है कि मोदी जी पाकिस्तान गए थे एक बार नवाज शरीफ की शादी में, तो मुनीर को वो साड़ी देकर आए थे, तो साड़ी डालता हुआ वो फिरता है। इस बार अगर मुनीर ने, उसको भी मालूम है अगर भारत से पंगा लिया तो मोदी जी चूड़ियां और लिपस्टिक खुद लगा के आएंगे मुनीर के मुंह पे, इसलिए वो पंगा नहीं ले रहा। इसलिए आपकी वॉइस बिल्कुल वो है। नवाज शरीफ के पोते की शादी होने वाली है, इस बार क्या होने वाला है? तभी मैं कह रहा हूँ लास्ट बार साड़ी देके आए थे, इस बार चूड़ियां और लिपस्टिक देकर आएंगे। और अच्छी तरह से पंजाबी में वर्ड है, बुर्का हिजाब, और पंजाबी में एक वर्ड है बिंदी सुर्खी भी करके आएंगे आसिफ मुनीर की। तो ये जो अच्छी तरह से उसकी बिंदी सुर्खी की जाएगी, मुनीर को भी मालूम है कि इस बार उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो यहाँ पे पंगा नहीं ले सकता था वो बेचारे अफगानियों के, वहाँ पे जो कैंप हैं वहाँ पे औरतों को बच्चों को मार दिया। एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया है कि एयर स्ट्राइक क्यों किया है, और तालिबान इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा। और तालिबान की एक नेचर है, वो कभी भी चीज़ों को पेंडिंग नहीं रखते, वो फुल एंड फाइनल उसी वक्त कर देते हैं। और उन्होंने जो 15,000 अपने प्यारे से बच्चे भेजे हैं पाकिस्तान की तरफ, आपको याद होगा कि पिछली बार जब उन्होंने अपने 10-15 लोग भेजे थे, सिर्फ 10-15, तो इनकी जो पाकिस्तान की आर्मी है वो चौकियां छोड़कर भाग गई थी, और वहां पर अपनी पतलूने भी छोड़ गए थे कि भैया तुमने जो करना कर लो, हम यहाँ पर वापस आना नहीं चाहते। और 2-3 साल हो गए हैं अभी तक, जब से तालिबान ने वो एरियाज को कब्जा किया है, खैबर एरिया में, खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ पर कभी भी आपको पाकिस्तान आर्मी के लोग दिखते भी नहीं हैं। इस बार 10 की बजाय 10,000 है। आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ वो क्या करने वाले हैं। तो ये जो लड़ाई है बाइडेन ट्रंप की, ट्रंप ने मोदी जी को एक तोहफा देना है, और ऊपर से जो एक मिस एडवेंचर करने के लिए मुनीर को बोला था, उसने करना था इधर, चला गया उधर। उसको लगता था कि तालिबान वाले मेरा क्या कर लेंगे, ये तो हमारा 5वां सूबा है। अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान को अपने 4 सूबे भी बेचारे मुश्किल हो जाएंगे। बलोचिस्तान ने तो ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है कि वी आर अ इंडिपेंडेंट कंट्री, एंड बाकी का क्या होगा ये वक्त बताएगा। मुझे लगता है कि बाइडेन जैसे ही ट्रंप आएंगे, इमरान खान को बाहर निकालकर जो पेंडिंग काम है, जो उसने बोला था कि मैं अपने पाकिस्तान के 3 टुकड़े कर दूंगा, हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा जैसा आपने एक्सप्लेन कर दिया, बहुत ही मैंने सिर्फ आपके साथ सवाल किया था और आपने पूरा एकदम कड़ी में पूरा इसको पूरा विश्लेषण सामने रखा है, जिससे एक सवाल तो ये बनकर आ रहा है सामने कि जो कुछ भी हो रहा है, चाहे अफगानिस्तान की तरफ से, अफगानिस्तान ने तो रिटेलिएशन की बात कही, और मैं अफगानिस्तान के रिटेलिएशन पे भी आपसे समझना चाहूंगी कि जिस तरह से तालिबान ने रिटेलिएशन की कसम खाई है, कितना सीरियस थ्रेट आपको ये लगता है? क्या कुछ हम देख सकते हैं? 15,000 ट्रूप्स की खबर आ रही है कि चले हैं, किस तरह का हम डेवलपमेंट उस पे देख सकते हैं? क्या कितना सीरियस नजर आता है? एम्बर जी, आपको याद होगा यूएसएसआर ने पंगा लेने की कोशिश करी अफगानियों के साथ, क्या हुआ? अपने कंट्री के टुकड़े करवा लिए। अमेरिका ने 20 साल ऐसी तैसी फरवा ली वहां पर। क्या हुआ? ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा करने के बाद रात को दुम दबाकर सुपर पावर, सोल सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड को भागना पड़ा जान बचाकर। और जाते जाते तो जो भाग रहे थे तब भी तालिबान ने छोड़ा नहीं, 30-40 तो इनके जो जवान थे उनको मार भी दिया था, आपको याद होगा। लेकिन अमेरिका ने रिटेलिएट नहीं किया, हिम्मत ही नहीं थी। ये तालिबान है, जब उन्होंने ठान लिया कि हम तुम्हें टिकने नहीं देंगे तो टिकने नहीं देंगे। अब उन्होंने ठान लिया कि पाकिस्तान की ऐसी तैसी फेरेंगे, और ये अब ग्रेटर अफगानिस्तान बनाकर छोड़ेंगे, तो ये बनाकर छोड़ेंगे। ये तालिबान है, मुझे लगता है ये रामायण के कैरेक्टर हैं, अंगद का पैर है, जहाँ रख दिया तो रख दिया, जो बोल दिया तो बोल दिया। कसम खाली है कि पाकिस्तान का जो टुकड़ा वो लेना चाहते हैं वो लेकर छोड़ेंगे। ड्यूरल लाइन को वो मानते नहीं हैं, और इस बार दे आर गोइंग टू रीड्रॉ देयर बॉर्डर्स, और ये इस बार रुकने वाली गेम नहीं है। ऊपर से ट्रंप आ रहा है, ट्रंप की जो टीम है वो सारी की सारी एंटी पाकिस्तान है। उन्होंने ऑलरेडी आने से पहले ही एक आपके ससुराल के भी खिलाफ है। यस, चलो अभी चाइना का तो मैटर नहीं है, वी नो दैट दे आर एंटी चाइना एंड एंटी पाकिस्तान ऑल्सो। और एंटी पाकिस्तान क्या, तो आलम ये है अमेरिका में कि उन्होंने इवन की 6 महीने या 8 महीने पहले वहां पर एक रिप्रेजेंटेशन भी दिया था कि वी नीड टू इन्वेस्टिगेट कि 20 साल पाकिस्तान ने अमेरिका को बेवकूफ कैसे बनाया, बिलियंस ऑफ डॉलर्स लिए और अमेरिकन की जान ली है पाकिस्तानियों ने। तो इसलिए वो छोड़ने वाले नहीं है, ट्रंप नोज इट। आपको याद होगा पिछली टर्म में भी ट्रंप ने जितनी भी एड आती थी
पाकिस्तान को, वो बंद कर दी। मुझे लगता है पिछली बार एड बंद करी थी, इस बार वो एड्स भेजने वाला है। जी, बिल्कुल। और जिस तरह से ये डेवलपमेंट हमें नज़र आ रहे हैं और जो बहुत सारे एनालिस्ट ये दावा करते थे कि पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएँगे, पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएँगे, तो बहुत सारे लोग कहते थे कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये कैसे हो पाएगा? बलूच हम नेशनल मूवमेंट की बात कर रहे हैं, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अफ़गानिस्तान जिस तरह से रिटेलिएट कर रहा है, वो भी सामने है। साथ ही साथ कश्मीर में भी कई सालों से मूवमेंट्स चल रहे हैं। कश्मीर और गिलगित-बाल्टिस्तान जो ऑक्यूपाइड कश्मीर की मैं बात कर रही हूँ। तो कई सारी चीज़ें और सिंध भी साथ में है। लेकिन जो पाकिस्तान में एक इंस्टेबिलिटी बनी हुई है, वो एक बड़ा सवाल बनी हुई है और इस इंस्टेबिलिटी की वज़ह से क्या वाक़ई में पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएँगे, वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन No, no, जी, I want to tell you, I want to tell you one thing. जी। Just want to bring your attention to one हुँ, statement of अजीत डोभाल। जी, 2012 एक अधिवेशन में उन्होंने बोला था कि हमें पाकिस्तान से पंगे लेने की कोई जरूरत नहीं है, इनको डिसइंटीग्रेट करना मेरी इस चूची उंगली के कोने के बराबर है। उनके अंदर फॉल्ट लाइंस इतनी ज़्यादा हैं पाकिस्तान के अंदर कि उसे सिर्फ एक्टिवेट करना है, बाकी तो तालिबान काम कर ही देंगे। 2012 में जो उन्होंने बात बोली थी, आज 12 साल के बाद आपको वैसा ही होता हुआ दिखाई देता है। उन्होंने बोला था कि डिप्लोमेटिकली इनको बिल्कुल आइसोलेट करना है, मिलिटरली इनको एक्सपोज करना है, कंट्री के अंदर जो डिविजन्स हैं उन्हें यूज करना है, पॉलिटिकल डिविजन्स को आगे लेके आना है, बाकी काम तालिबान करेगा। और तालिबान को सिर्फ पैसे चाहिए, दे आर मिशनरीज, उन्हें यूज कर कर हम पाकिस्तान के डिसइंटीग्रेट कर सकते हैं, हमें अपनी आर्मी को भेजने की भी जरूरत नहीं है। और टुडे जी। बाय द बुक द सेम थिंग इज हैपनिंग। हाँ, तो मैं इसी पे आपसे बात भी करना चाह रही थी, वो ये कि जो पाकिस्तान का मुतालबा है तालिबान को लेकर, अफ़गानिस्तान तालिबान को लेकर कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज़्म पाकिस्तान में करते हैं, जिसकी वज़ह से उन्होंने ये एयर स्ट्राइक किया, जिसके चलते वहाँ पे औरतों और बच्चों की कैंप्स में मौत हुई है। 76 71 76 लोग अब तक मारे जा चुके हैं। लेकिन अगर हम इंडिया की पोज़ीशन की बात करें, आपने अजीत डोभाल जी की बात की कि किस तरह से वो हम पाकिस्तान को डिसइंटीग्रेट कर सकते हैं, खुद हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि अब जो सिचुएशन सामने आ रही है, हालाँकि पाक वो बात अलग है कि पाकिस्तान लगातार तालिबान को सपोर्ट करने का इल्ज़ाम भारत पे इनडायरेक्टली, डायरेक्टली लगाता आया है। अब जबकि सामने एकदम मिलिट्री कन्फ्रंटेशन हमें होता हुआ नज़र आ रहा है, ऐसे में भारत को क्या पोज़ीशन इख्तियार करने की ज़रूरत है? क्या भारत को खुलकर अफ़गानिस्तान के सपोर्ट में आना चाहिए? आपको क्या लगता है? अहमद जी, पहली बात यह है कि कभी भी कुछ भी चीज़ पाकिस्तान में होती है तो ये बोलते हैं राग रवाना है। भाई मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, तो अफगानिस्तान तो इनका अपना सूबा था और ये तालिबानियों को बोलते हैं कि वहाँ से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है। कौन बोल रहा है? पाकिस्तान, जो दुनिया भर में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए मास्टर्स हैं, सबसे बड़ी इंडस्ट्री इनकी वही है। आज दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म वहाँ से हो रहा है। इन्होंने तो भारत को भी बोला था कि यहाँ पर बहुत कैंप्स हैं भारत में। उन्होंने एक यूनाइटेड नेशंस में एक डोजियर भी दिया था, वो डोजियर लोगों ने देखा और डस्टबिन में फेंक दिया क्योंकि उसकी पीछे कोई भी तथ्य नहीं था। एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न, पाकिस्तान का होगा क्या, भारत को करना क्या चाहिए? भारत को करना क्या, करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बस गंदम, जिसको वीट बोलते हैं, वो वीट गेहूँ भेजते रहिए अफगानिस्तान में, काम होता रहेगा। जो आपके दाने खाता है, काम भी आप ही का करता है। पाकिस्तान ने भेजे थे सड़े हुए गंदम अब हाँ, तालिबान को, उन्होंने उनके मुंह पे मारे वो सड़े हुए गंदम फेंक के। उसमें उसमें कीड़े थे। और जब मैंने किसी पाकिस्तानी चैनल के ऊपर जाकर मैंने बताया उनको कि आपने वहां पर गेहूं भेजा था, उसके अंदर कीड़े थे, तो उन्होंने बोला अच्छा, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, हमने तो भेजे ही नहीं कीड़े वाले। तो मैंने कहा ठीक है, तुम लोगों को मारने की आदत नहीं है, कोई बात नहीं, ये 15,000 आ रहे हैं, तुम्हें बताएंगे, ये कीड़े तुम्हारे ही मुंह में डालने वाले हैं। अब वो सामने नजर आ रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है सुमित जी कि अफगानिस्तान पाकिस्तान जो एक दूसरे को भाई 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 भाई, और वो टीटीपी की अगर बात करें तो टीटीपी भी पाकिस्तान ने खुद बनाया। आज टीटीपी उनके गले का सांप बन गया, उसका इल्जाम भी वो अफगानिस्तान तालिबान पे लगाते हैं। और खुद जो इंटरनल सिक्योरिटी है या इंस्टेबिलिटी है, उसको कंट्रोल करने में पाकिस्तान पूरी तरह से असमर्थ रहा है, लेकिन पूरा इल्ज़ाम लगाता है तालिबान पे, अफ़गानिस्तान पे, और साथ ही साथ भारत पे भी लगा देता है कि इसमें भारत भी शामिल है।
जबकि हम जानते हैं कि जो उनके पास हथियार हैं, यूएस छोड़ के गया काफ़ी हथियार। आज तक उनके पास जो सोफिस्टिकेटेड हाई अपग्रेडेड एकदम सारे उनके पास वेपन्स हैं। तो ये बड़ा सवाल है कि वो कहाँ से कैसे आ रहे हैं? वो तो क्योंकि यूएस वहाँ पर जब गए छोड़ के तो उनके पास वो हथियार हैं। तो आप उनको और वो बैटल हार्डन्ड है, इतने सालों से उन्होंने जंगें देखी हैं, क्या कुछ फेस किया है। वो इतने मजबूत हैं कि वो किसी से डरते नहीं हैं। जैसे कि आपने एग्जांपल दिया कि 5-10 से ही लोग डर के भाग गए थे तो। अब जबकि आपने उनको शेर के मांद में हाथ डाली है, तो अब तो शेर तो आकर काटेगा ही, आपको निगल जाएगा। लेकिन अब मैं आती हूँ बांग्लादेश की तरफ। बांग्लादेश में जो रोहिंग्या कैंप्स में आग लगाई गई, उसको लेकर मैं आपसे बात कही थी कि रोहिंग्या की जब बात आती है तो हमारे यहाँ लेफ्ट लिबरल जब हम इल्लीगल क्योंकि हमारे यहाँ है, बांग्लादेशियों की बात करें, रोहिंग्यास की बात करें, इलीगली रह रहे हैं और बड़ी संख्या में देश के हर कोने में रह रहे हैं। डेमोग्राफिक इम्बैलेंस हमारे देश में क्रिएट हुआ है इस तरह की चीजों की वजह से। वहां पे आग लगती है तो किसी को कोई परेशानी नहीं होती, कोई कुछ नहीं कहता। भारत में अगर उनको बाहर हटाने की बात की जाए तो सब मातम कर देते हैं। ऐसा क्यों? वाई दिस अमर जी, पहली बात ये है कि पहली बात ये है कि जो रोहिंग्यास हैं भारत में आते हैं, क्या आपने कभी उनसे कोई ढंग का काम होते हुए देखा? गरीबी में आए हैं, रोते हुए आए कि भी हमें यहाँ पे शरण दे दीजिए, और यहाँ आते ही कहते हैं कि हम तो यहाँ पे गज़वा हिंद करने आए हैं। तो यहाँ पर आकर भी वो सारी रेलवे लाइनों को तोड़ते हैं। आपको देखा कि जितने भी बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, रेप्स होते हैं, कोई भी जितने भी क्राइम्स का काम है, ये सारे रोहिंग्या वाले, जिसको गंदगी बोलते हैं, वो वाला काम ये करते हैं। इसीलिए जब बांग्लादेश में आकर इन्होंने वही काम करने की कोशिश करी तो इन्हें जलाकर खत्म कर दिया गया, पूरे के पूरे कैंप को जला दिया वहां पर मोहम्मद यूनिस की टीम ने। भाई, जब आपके घर में आग लगी तो आपने दूसरे के घर में आग लगा दी। लेकिन अगर यही चीज भारत में होती है तो हमारे यहाँ पर जो ये लिबरल्स हैं प्लस हमारी अपोजिशन है, वो रोना और धोना शुरू करती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक वोटर बैंक है। केजरीवाल तो खड़ा ही इनके सर के ऊपर है दिल्ली में। और आपको मालूम है कि कांग्रेस की भी जो इनकी पॉलिसीज हैं, वो कहते हैं कि हमें तो 20% ही चाहिए, बाकी 80% की हमें जरूरत नहीं है। इसीलिए वो पूरे भारत में डेमोग्राफी को चेंज कर रहे हैं इन रोहिंग्यास की तरफ और बांग्लादेशियों की यूज कर कर। तो इसलिए आपको समझ आना चाहिए कि भारत में जो कुछ हो रहा है, इट इज ओनली टू अपीज देम, टू इंक्रीज देयर वोटर बैंक, नथिंग एल्स। लेकिन आईना हमें बांग्लादेश से दिखना चाहिए। अगर आज बांग्लादेश ने उनके कैंप को चलाया है, आई थिंक मोदी जी को लेसन लेना चाहिए मोहम्मद यूनिस से, कि वहां पर जो किया है वही चीज भारत में भी होनी चाहिए। अदरवाइज आप अपनी कंट्री को बचा नहीं सकते। आप एक बार ये काम करेंगे, रोने दीजिए इन लिब्रांडों को। ये जब इनके साथ कुछ होता है, वो रोहिंग्यास के साथ या बांग्लादेश के वालियों के साथ, तो रोते हैं। जब हिंदुओं के साथ भारत में भी कुछ होता है या बांग्लादेश में हो रहा है, तब तो रोते नहीं है। जब वो सिलेक्टिव हैं, हमें भी सिलेक्टिव होना ही पड़ेगा। आज मोहम्मद यूनिस ने वहां पर कर दिया, आप भारत में कर दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? और जिस दिन अगर कोई बोलेगा भी तो उनको बोलेंगे वॉच रोहिंग्यास कैंप्स इन बांग्लादेश फर्स्ट। लेकिन आप बात करें, भारत ने तो बांग्लादेश को 25,000 टन चावल भेज दिए। आपको लगता है चावल देने चाहिए ऐसे में जिस तरह के हालात चल रहे हैं और जिस तरह के मामला भारत और बांग्लादेश के बीच चल रहे हैं? देखिए, कई बार क्या होता है कि हम जियो पॉलिटिक्स में और पर्सनल, जिसको इमोशंस बोलते हैं, दोनों में फ़र्क होता है। अगर प्रधानमंत्री हैं देश के, उन्हें कई ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं ऑन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। जब आपको याद होगा, जब अफगानिस्तान ने हमारे से वीट मांगा था तो हमने भी भेजा था उनको, जबकि सभी बोल रहे थे कि अफगानी तो अब हमारे यहाँ पर आकर गम डालेंगे, यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट होंगे और हमारा यहाँ पर जीना हराम हो जाएगा। आपको याद होगा, उस वक्त हम ही लोगों ने बहुत बार बोला था, क्रिटिसाइज भी किया था मोदी जी को। लेकिन आज देख लीजिए, हमारे ही अन्न खाकर हमारा ही काम कर रहे हैं पाकिस्तान में जाकर। तो आज अगर ये मोहम्मद यूनिस ने भीख मांगी हमारे से, पहले तो बोल रहा था ओ हमें तो भारत की जरूरत ही नहीं है, आज कटोरा लेकर आ गया हमारे सामने। भाई, इतना ही तुम्हारे अंदर गर्द थी तो चले जाते पाकिस्तान से भीख मांगने के लिए, या किसी और से नहीं गए, पाकिस्तान के पास भारत से हमारे मांग पास लिए। चावल आटा है नहीं, वो उनको क्या चावल चाटा थे? कैसी तो भी बात मैं है? बोल रहा हूँ ना कि भाई, अगर एक तो मैं तो कह रहे हो कि आप 1971 की जो गलतियां हैं उसे भूल जाते हैं, आइए आप भी मुझे किसी करे, तो हम भी अंडू आपको करने करते की हैं। बात की जा रही है 71 को, अंडो कैसे की करेंगे बात है, हाँ। बात? तो ईस्ट आप लोग महिलाओं ईस्ट को का नरसंहार, लाखों महिलाओं का रेप किस तरह से अंडू किया जाएगा? ये बड़ा सवाल है।
अंडो करने का तरीका ये है कि एक ही रीज़न है कि जो आज की जनरेशन है ये सारी वही पैदावार है जो पाकिस्तानियों ने उस वक्त इनकी माओ के साथ किया था। तो उनको लगता कि भाई जीन्स तो वही हैं जो पाकिस्तान वाले थे, इसलिए आजकल ये अंडू करने की बातें बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, अंडो ही करना था तो वहाँ से मांग लेते चावल और गंदम, लेकिन नहीं मांगे तो भारत से। और भारत ने भी देख लिया कि भाई भेजने में क्या दिक्कत है, हो सकता है हमारा अन्न खाकर थोड़े से शांत हो जाएंगे। और ये तो हमारे जो ग्रंथ है उसमें लिखा ही हुआ है कि भूखे को खाना देना अच्छे पुण्य का काम होता है। हम पुण्य कर रहे हैं, वो अगर पुण्य को जिसको बोलते हैं वीकनेस की तरह यूज करने की कोशिश कर रहे हैं या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वक्त बता देगा कि बाप बाप ही होता है। एब्सोल्युटली। और बाप कहते हैं बेटा कितना भी बिगड़ जाए, बाप हमेशा अपना फर्ज निभाता ही है। एटलीस्ट खाना तो दे ही सकते हैं बिगड़े बदमाश गुंडे बच्चों को। नहीं, हमारे तो यहाँ पर है कि भूखा जो कोई आए उसे छोड़ते भी नहीं है। कोई भूखा आए तो उसको खिलाना दो। हम तो गधी का कुत्ता आता है उसको नहीं छोड़ते, ये तो फिर बांग्लादेशी है। कुत्ते को रोटी देना हो और कुत्ता हो या फिर कोई भी जानवर, चींटी को आटा चीनी देते हैं, कौवे को रोटी देते हैं, कुत्ते को रोटी देते हैं, गौ माता को रोटी देते हैं। हर जानवर को, इंसान को, विश्व में सभी को तभी कुटुंबकम की बात, इसीलिए थोड़ी ना हम कहते हैं, बिलीव भी करते हैं। तभी मैंने बोला कि हमारे यहाँ पर बोला जाता है कि कोई भी जानवर आए उसको खाना खिला देना चाहिए। बांग्लादेशी आए, हमने उनको भी खिला दिया। बिल्कुल सही, बिल्कुल। जाओ सुमित जी, आप मेरा हमें लेकिन जिस तरह की सिचुएशन डेवलप हो रही है, रीजनल स्टेबिलिटी या रीजनल सिक्योरिटी की हम बात करें, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो सिचुएशन डेवलप हुई है, साथ ही साथ बांग्लादेश, भारत और लगातार जो रीजनल सिक्योरिटी है और ये बॉर्डर सिक्योरिटी, वो एक चैलेंज बन के सामने आ रही है। भारत पे इन सारी चीजों का क्या असर पड़ेगा, मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, आपने आपने एक न्यूज़ सुना होगा कि चाइना ने भी 10 लाख ड्रोन्स, जिसको सुसाइड ड्रोन्स बोलते हैं, उसने बनाने का ऐलान कर दिया है। यानी कि उसने फुल फ्लैश्ड वॉर की तैयारी शुरू कर दी है। दैट मीन्स अभी भारत को अगर तैयार करना है अपने आप को, उसको 1 या 2 फ्रंट की वॉर की हम बात करते थे, अभी तो फ्रंट बहुत ज़्यादा हो गए हैं। पाकिस्तान, चाइना है, साथ में बांग्लादेश आ गया है, ऊपर से भारत के अंदर भी आपको मालूम है इनके पूरे के पूरे जो स्लीपर सेल्स हैं वो तैयार हो रहे हैं यहाँ पर लड़ाई करने के लिए। घर के अंदर की गृह युद्ध करने की सिचुएशन बनाई जा रही है। ऊपर से राहुल गांधी तो पता ही है, वो तो स्टूज है डीप स्टेट ऑफ अमेरिका एंड चाइना का भी। तो ये भी एक ऐसा फ्रंट है जिसे हमें भूलना नहीं चाहिए। तो ये आप ऑलरेडी 4-5 फ्रंट्स हैं जिसके ऊपर भारत को लड़ना पड़ेगा। मोदी जी को भी मालूम है कि अब लड़ाई लंबी है, बड़ी है और मल्टीपल फ्रंट के ऊपर है। ये जीएसटी के ऊपर जो इतना हल्ला हो रहा है, या जीएसटी में अगर आज पॉपकॉर्न के ऊपर 18% जीएसटी लगाया जा रहा है, उसका रीज़न है आपको टैक्स कलेक्शन चाहिए फॉर वन रीज़न, टू सिक्योर योर कंट्री इन द नेक्स्ट 3 और 4 ईयर्स। बेवकूफ़ नहीं है मोदी जी। वो ये नहीं है कि आपसे टैक्स लेकर वो कोई अपनी जेब में ले रहे हैं या जीजा जी ज़मीनें खरीद रहे हैं। वो देश की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। कावेरी इंजन हमारा बन गया है, अब हमें तेज़ी से इंजन्स बनाकर अपने फाइटर प्लेन्स को तैयार करना पड़ेगा, ताकि अगर आपको चाइना जैसी कंट्री को फेस करना है, उनको पीछे करना है, तो आपको ये सारे खर्चे करने पड़ेंगे। उसके लिए पैसा चाहिए, और पैसा ऐसे ही तिल तिल कर हम जोड़ते जा रहे हैं। अगर आज ये इतना जो डेवलपमेंट का काम है अगर भारत में हो रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि टैक्स की कलेक्शन इंक्रीज हो रही है, लोगों को लगता है कि भी यस, जो पैसा है वो वाकई में हमें दिखता है कि कंट्री के अंदर लग रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डिफेंस हो। यहाँ पर कोई भी बम ब्लास्ट हमने पिछले 10-12 सालों में नहीं सुना है, जो पहले मनमोहन सिंह के टाइम पर हम हर रोज सुनते थे। तो अगर ये सुरक्षा का काम हो रहा है तो बिकॉज उसके पीछे एक पूरी एक रणनीति है जिसके ऊपर मोदी जी काम कर रहे हैं। तो व्हाट भारत हैज टू डू, वी हैव टू एड्रेस कि यस, हमारे पास एक थ्रेट है, ये सभी मिलकर हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश करेंगे भी। इसलिए हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। बिकॉज अगर हम हिस्ट्री देखते हैं, कभी भी जब युद्ध हुआ हमारा साथ किसी ने नहीं दिया, हमें लड़ाई अपनी अकेले ही लड़नी पड़ी। आगे भी जाकर हमें खुद ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी, उसके लिए तैयारी आज चल रही है। तो जो लोग बहुत हल्ला कर रहे हैं कि देखिए जी पॉपकॉर्न के ऊपर इतना जीएसटी लग गया, अरे थोड़ा बहुत पॉपकॉर्न महंगे हो गए, चिंता मत करो, नहीं तो कल को तुम्हारा ही पॉपकॉर्न बन जाएगा।
बिल्कुल, ज़रूरी है कि पॉपकॉर्न पे टैक्स दे दें इससे पहले कि हमारा खुद का पॉपकॉर्न बन जाए। राष्ट्र सुरक्षा बहुत इम्पोर्टेंट होती है। वो लोग जो बहस करते हैं कि मिलिट्री बजट इतना क्यों होता है, डिफेंस बजट इतना क्यों होता है, हमें क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है देश को सुरक्षित करने की और जहाँ पे भी थोड़ा बहुत बॉर्डर सिक्योरिटी में थोड़ा बहुत भी चूक होती है, तो आपने देखा है कि कई सारे हमारे सामने करंट एग्ज़ाम्पल्स हैं, उनका क्या हवाला हुआ है। सुमित जी बहुत-बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत। जय भारत।